बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज हमने चैप्टर 2 शुरू करना है, द कानून शहादत आर्डर 1984 का। आर्टिकल 3 से शुरू करना है। हमने आर्टिकल 1 और 2 उसकी डिटेल फर्स्ट 2 लेक्चर्स में मैंने अपलोड कर दी है। अब हम जो चैप्टर 3 है आर्टिकल 3 से शुरू होता है, चैप्टर 2 आर्टिकल 3 से शुरू होता है, वो हम शुरू करते हैं। ठीक है। चैप्टर 2 ऑफ विटनेसेस के विटनेसेस के बारे में बताता है कि कौन विटनेस जो है वो कॉम्पिटेंट होगा, कॉम्पिटेंट नहीं होगा। इस चैप्टर में ये बताया जाता है। अब देखिए, एमसीक्यूज बड़े तरीके से आ सकते हैं। ये लॉग ऐड के लिए स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और जितने दूसरे दीगर एग्ज़ाम्स के लिए जो वन पेपर्स एग्ज़ाम्स होते हैं एमसीक्यूज, उनके लिए मैं बताऊंगा कि आपको जो एमसीक्यूज है वो कैसे बनते हैं। और ये लेक्चर उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो सिविल जज के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, क्योंकि ये बेयर एक्ट रीडिंग ही बड़ी अहम चीज़ है। बेयर एक्ट रीडिंग जिसे आ गई वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाता है। जी देख शुरू करते हैं। आर्टिकल 3। आर्टिकल 3, हु मे टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है, कौन अदालत में एज ए विटनेस पेश हो सकता है। ठीक है। देखिए, मैंने सर्कल किया हुआ है ऑल पर्सन्स। पहली बात तो याद रखेंगे, तमाम पर्सन जो है ना वो विटनेस के तौर पर पेश हो सकते हैं, लेकिन आगे उसने उसकी क्वालिफिकेशन बता दिए, एक्सेप्शन बता दिए और ये बता दिए कि कौन नहीं हो सकते। ठीक है, देखते पढ़ते हैं। ऑल पर्सन्स शैल बी कम्पिटेंट, तमाम पर्सन कम्पिटेंट होंगे टू टेस्टिफाई, गवाही देने के, अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स, जब तक ये कोर्ट तस्वर न कर ले, समझ ना ले, दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू दैम, जो क्वेश्चन जो सवालात उनके सामने रखेंगे हैं उनको वो समझ नहीं पा रहे, उनको समझने की अहलियत नहीं रखते। अगर वो समझने की अहलियत नहीं रखते, ऐसे विटनेसेस जो अदालत में उनको उनको सवाल पूछा गया है वो उनको समझ में नहीं आ रहा, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है ना, तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि उनके सवाल को समझ सके और जवाब दे सके, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। इसके अलावा तमाम विटनेस कॉम्पिटेंट है। आर फॉर गिविंग, ये जो सब हाईलाइट किया हुआ मैंने ग्रीन हाईलाइटर से, यहाँ से पढ़ते हैं, फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर्स टू दोज क्वेश्चन, और रैशनल आंसर देने के काबिल हों तो वो विटनेसेस हैं, टेस्टिफाई कॉम्पिटेंट है। और अगर नहीं है, रैशनल आंसर देने के काबिल नहीं है, तो वो क्या है, वो कॉम्पिटेंट विटनेसेस नहीं है। बाय टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड, अगर तो उनको या अपनी वो उम्र कम उम्र की वजह से है, तो ऐसा विटनेस जो कम उम्र की वजह से है, यानी कि बिल्कुल बच्चा है, तो वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होगा। एक्सट्रीम ओल्ड एज, इतना बूढ़ा हो चुका है कि तो उसके हाथ पांव हिलते हैं और ज़ुबान बोल भी नहीं सकता और इशारों से भी वो बात नहीं कर सकता, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। डिजीज़ वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, अगर उसको कोई डिजीज़ है, बॉडी है, उसके जिस्म पर कोई डिजीज़ है, बीमारी है, या कोई माइंड की बीमारी है, वो माइंड अनसाउंड माइंड है, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। और एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड, ये जो लाइन है ये एग्जॉस्टिव इसको कर देती है और कोई भी अदर रीज़न हो सकती है कि किसी विटनेस को इनकॉम्पिटेंट बनाने के लिए। ठीक है, ये मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 3, हु में टेस्टिफाई, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट, सब पर्सन कॉम्पिटेंट हो गए टू टेस्टिफाई अनलेस द कोर्ट कंसीडर्स, जब तक कोर्ट ये ना समझ ले, दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पुट टू देम, जो उनके सामने क्वेश्चन रखे गए हैं उनको समझने से कासिर हैं। अगर वो समझने से कासिर हैं तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। फ्रॉम गिव रैशनल आंसर टू दोज क्वेश्चन, और उनको उनका जवाब देने पे, जो रैशनल आंसर देने पे के लिए भी कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तो वो क्या हैं, तो फिर क्या हो गए, अगर नहीं दे सकते तो फिर वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। अगर उनकी टेंडर ईयर्स इतनी कम उम्री है कि वो चीज़ को ना समझ सकते हैं ना उसके जवाब दे सकते हैं, तो वो भी इनकॉम्पिटेंट विटनेस हो गए। और एक्सट्रीम ओल्ड एज की वजह से भी
इतनी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डिजीज़ और वेदर ऑफ बॉडी और माइंड और एनी अदर काज ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, आगे है प्रोवाइजो दे दी गई है। प्रोवाइजो के बारे में पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन शैल नॉट बी कम्पिटेंट, ऐसा पर्सन कम्पिटेंट नहीं होगा टू टेस्टिफाई इफ ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर परजरी, झूठ उसने बोला है उस पर अगर सजा हो चुकी हो तो फिर उसको वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। आर गिविंग फॉल्स एविडेंस, उसने फॉल्स एविडेंस दी है कोर्ट में, फिर भी वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। ठीक है, आगे प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजंस ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो, जो मैंने पढ़ी है प्रोवाइजो पहले पढ़ी है उसकी बात कर रहा है कि शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन अबाउट whom द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज रिपेंटेड देयर आफ्टर एंड मेंडेड हिज वेज। वो ये कह रहा है कि जिस शख्स को झूठ की सजा हुई हो या उसको झूठी गवाही दी हो, एविडेंस उसने कोई दी हो, उस पे कोर्ट ने उसको सज़ा की हो, लेकिन जब उसको सज़ा हो गई हो उसको सज़ा दे दी गई है, लेकिन उसने अपने क्या है अपने तौर तरीके, अपने वेज और पछताया है उसके बाद, और उसने चाल चलन और तौर तरीके ठीक कर लिया, आधार ठीक कर लिया, अब गवाही नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऐसा शख्स भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा। ऐसा शख्स भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा। पहली प्रोवाइजो में उसने ये कहा है कि पर्जरी झूठ बोलने वाला और फॉल्स एविडेंस देने वाला कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा, लेकिन उसने साथ ये कह दिया है अगर वो अपने वेज जो है मैंडेट कर लेता है, उसको दुरुस्त कर लेता है और पछताता है कि इस बात पे मैंने नहीं ठीक किया, आइंदा मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं सारा कुछ ठीक करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, फॉल्स एविडेंस नहीं दूंगा, और कोर्ट इस बात में सेटिस्फाइड हो जाती है तो क्या है कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल डिटरमिन द कंपिटेंस, कोर्ट शैल डिटरमिन करेगी, कोर्ट कौन डिटरमिन करेगी कंपिटेंस, कोर्ट करेगी ऑफ द विटनेस की जो कंपिटेंस को कोर्ट डिटरमिन करेगी इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एज ले डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना, जैसा कि होली कुरान और सुन्ना में जो तालीमात दी गई हैं, जो इंजंक्शंस, उसके मुताबिक कोर्ट डिटरमिन करेगी कि कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट है और कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। टू टेस्टिफाई करने के लिए, गवाही देने के लिए कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट हो और कौन सा बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है एज अ विटनेस। ठीक है, एंड वेयर सच विटनेस इज नॉट फॉर कमिंग, अगर ऐसा कोई विटनेस जो क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरता नहीं होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक पूरा नहीं उतरता होगा, द कोर्ट मे टेक द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु मे बी अवेलेबल, तो कोर्ट ऐसे शख्स की भी एविडेंस ले सकती है विटनेस की जो उस वक्त अवेलेबल हो। लेकिन आप देखें ना, एक तज़किया शोध पे कोई पूरा ही नहीं उतरता, लेकिन ऐसा विटनेस है जिसने जो काफ़ी कोर्ट समझती है कि काफ़ी हद तक ये सही कह रहा है, ठीक कह रहा है, ये ठीक है, इसकी बात ठीक है, इसकी एविडेंस ठीक है, लेकिन तज़किया शोध पे नहीं पूरा उतरा। ठीक है, तो कोर्ट ऐसे शख्स भी एविडेंस ले सकती है केस को निपटाने के लिए, इंसाफ को प्रोवाइड करने के लिए। ये लिखा द कोर्ट मे टेक द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु मे बी अवेलेबल, जो भी अवेलेबल हो फिर उसकी एविडेंस ले ली जाएगी। आगे एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ते हैं। A lunatic is not incompetent to testify. लुनेटिक जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। लुनेटिक जो है, जो पागल होता है, वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो, उसने कहा नॉट का इनकम्पिटेंट विटनेस, वो इनकम्पिटेंट नहीं हो जाएगा टू टेस्टिफाई अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज लुनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम एंड गिविंग रैशनल आंसर टू देम। अगर वो उनके जो क्वेश्चन उनके सामने रखेंगे, उनके रैशनल आंसर देने के का वो दे देता है, उससे लुनेसी जो इंटरवल है, लूसी इंटरवल जो है, लूसिड इंटरवल की वजह से वो यानी कि आपने क्वेश्चन अगर सही नहीं दे पाता, जवाब नहीं सही दे पाता उसके आंसर्स, तो फिर क्या है वो इनकम्पिटेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो बावजूद इसके कि लूसिड इंटरवल उसको यानी कि इस बात से नहीं रोकते कि वो रैशनल आंसर दे, अगर दे देता है तो अपने क्वेश्चंस के जो उसके सामने रखेंगे तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। ठीक है, ये था आज का आर्टिकल 3 हु में टेस्टिफाई,
यानी हु इज़ द कॉम्पिटेंट विटनेस, हु इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट विटनेस, हु विल डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस। ये 3-4 चीज़ें हैं। इसी आर्टिकल में से कोई 5-6 तरह से आपको एमसीक्यूज आ सकता है, जो आपने इसकी हर एक लाइन ही वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आपने अच्छी तरह से नशीन कर लेना है, पढ़ लेना है। ऑल पर्सन्स, समटाइम ऐसे भी आ जाता है ऑल पर्सन शैल बी कम्पिटेंट, जो शैल है ना यहाँ पे भी एमसीक्यू आ जाता है। जो एडीपीपी के एग्जाम जो ना हमारे, उसमें शैल और मे के वर्डिंग उन्होंने पूछा हुआ था कि यहाँ पे मे आएगा या शैल आएगा, तो उन्होंने इस पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो लिहाजा आज का लेक्चर 10 मिनट्स का हो चुका है, तो आज आर्टिकल 3 ही काफ़ी है। तो आप इसको देख लें, इसको बार बार सुन लें, और अब तक के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा इसको दोस्तों तक शेयर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, जो बेयर एक्ट्स को पढ़ने में उनको प्रॉब्लम बनता है वो भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि बेयर एक्ट्स पढ़ना कैसे और इसका क्या मतलब है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको पूरा जो कानून शहादत करवा दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।